नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना हालातों की समीक्षा की है। सीएम मनोहर लाल ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना को लेकर किसी तरह की लोगों को दिक्कत ना आए। उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें मिली हैं कि चीजें महंगी होने लगी हैं। उन्होंने उपायुक्त को आदेश दिए हैं कि इस तरफ ध्यान रखें, जो वस्तुओं के रेट पहले से तय थे उसी रेट के हिसाब से सामान बेचा जाए। सीएम ने जानकारी दी है कि अब गरीब लोगों के लिए 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से घर घर सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को जितनी जरूरत है उसी के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इसकी देखरेख के लिए एक मॉनिटरिंग टीम भी गठित की गई है, जो सारे हालातों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कोरोना मरीजों से अपील की है कि अगर हालात ज्यादा खराब नहीं है तो वो घर में रहकर ही होम आइसोलेट करें। इस दौरान डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जींद भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों से मीटिंग की। मुख्यमंत्री लगातार कोविड के बढ़ते केसेस पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में अब वो जमीन पर जाकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और कोरोना के केस रोकने के लिए मंथन कर रहे हैं। सीएम ने जींद, करनाल और अंबाला यमुनानगर के सरकारी अस्पताल में निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा वो यमुनानगर भी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली और ताजा हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जगह ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाए, साथ ही बेड की कमी भी ना रहे। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर यमुनानगर की है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, हालातों का जायजा लिया। जींद भी वो पहुंचे, अंबाला पहुंचे और करनाल पहुंचे। इन चारों जगह पर जो प्रमुख अस्पताल है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर पहुंचे हैं। वहां पर दवाओं की उपलब्धता क्या है और ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरह से की जा रही है, इन तमाम हालातों की समीक्षा उन्होंने की है। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रुड़की वाला ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल बंद है और उम्मीद है कि जल्द ही वो ठीक हो जाएगा। सीएम ने कहा है कि दिल्ली के काफी मरीज भी हरियाणा में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को राजनीति के ऊपर उठकर कदम उठाने की आवश्यकता है। लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी, जैसा मैंने पहले बताया कि एक अनुमान के हिसाब से इसकी संख्या बहुत बढ़ेगी, ये तो ध्यान में था, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। पिछली बार की जो संख्या 3100 थी और वो 12000 तक पहुंच गई है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स बढ़ने के बाद एक प्रेशर बहुत पड़ा है, लेकिन उस लिमिटेशंस के अंदर हम सबकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मोर ओवर, जो दिल्ली का पेशेंट है बड़ी संख्या में, वो भी हमारे, चाहे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है या सोनीपत है, इवन जीटी रोड पर सब जिलों में, यहाँ करनाल में भी। आज ही मुझे एक फ़ोन दिल्ली से आया कि हमारे एक पेशेंट हैं और उनको इलाज के लिए थोड़ी सहायता चाहिए। जैसे अभी दवाइयों की थोड़ा मारामारी है, उसमें विशेष तौर पर 2 रेमडेसिविर और टोसिल, जो जो आवश्यकताएं हैं सारी हम पूरी कर रहे हैं। आज भी जैसे मैंने वहाँ एक आईसीयू बेड्स का एक अलग से कितना 30 आईसीयू बेड्स का एक नया उद्घाटन भी किया है। 90 आईसीयू बेड्स पहले भी थे, अब 120 आईसीयू बेड्स हो गए हैं और 20 और भी यहाँ आने वाले हैं। इतना बड़ा आईसीयू बेड्स का जो इतना बड़ा सिस्टम तो अभी पीजीआई में, रोहतक में भी नहीं है। सबसे बड़ा आईसीयू बेड का जो सिस्टम है वो हमारे विपक्षी नेताओं को इस संकट की घड़ी में भी राजनीति ध्यान में आती है। हमारा निवेदन है कि संकट की घड़ी है, राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई में जुड़े। देश प्रदेश में रेमडेसिविर को लेकर मची अफरा तफरी के बीच अब हरियाणा सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं। रेमडेसिविर की बढ़ती कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि ये इंजेक्शन सिर्फ बहुत गंभीर कोविड मरीजों को लगेगा। इसके अलावा हर निजी अस्पताल के द्वारा कोविड मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की पर्ची देने पर रोक लगाने के लिए भी यह तय कर दिया गया है कि ये इंजेक्शन मरीज को वही अस्पताल लगा सकेगा जिसके पास आईसीयू की सुविधा है। हमारा कोटा बढ़ाया है, जो 162 एमटी से 232 एमटी किया है, वो शीघ्र हरियाणा में पहुंचे, उसके लिए हमने इंतजाम किए हैं। 2 टैंकर तो सुबह कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बाय एयर पहुंचाए जाएंगे।
और 5 टैंकरों को ट्रेन फरीदाबाद से लेकर उड़ीसा जा रही है, ताकि जल्दी से जल्दी ये गैस हरियाणा तक पहुंच सके और ऑक्सीजन लोगों को प्रॉपर मात्रा में मिल सके। रेमडेसिविर के इस्तेमाल बारे बार बार देश के प्रतिष्ठित डॉक्टरों के कहने के बावजूद बार बार बताया जा रहा है कि ये सब मरीजों के लिए नहीं है, अति गंभीर मरीजों के लिए है। इसलिए सरकार ने अब हिदायतें जारी की हैं कि जिस अस्पताल में आईसीयू होगा केवल वही डॉक्टर रेमडेसिविर लगा सकेंगे। नहीं, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के मुताबिक सबको मिलेगी और किसी प्रकार की कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसके लिए सभी अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। गुरुग्राम में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन की जिम्मेदारी अब नगर निगम गुरुग्राम ने संभाली है। इसके लिए एक कॉल सेंटर रहेगा जो सप्ताह के 7वां दिन 24 घंटे काम करेगा। साथ ही आपूर्ति प्रबंधन कार्य के लिए भी टीमों का गठन किया गया है। इस बारे में नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की और ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गुरुग्राम को 35 मेट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो आवंटन किया गया है। इसमें 20 मेट्रिक टन आइनॉक्स कंपनी भिवाड़ी राजस्थान से, जबकि 15 मेट्रिक टन एयर लिक्विड कंपनी पानीपत से मिल रहा है। आइनॉक्स से आने वाली 20 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंपनी द्वारा खुद के टैंकर से रोज भिजवाई जाएगी। ये गुरुग्राम के उन अस्पतालों में वितरित होगी जिनके यहां अपने ऑक्सीजन टैंक हैं। इसमें मेदांता, फोर्टिस, आर्टेमिस, मैक्स, पार्क, मेट्रो सहित कई अस्पताल शामिल हैं। अगर इसकी आपूर्ति में कंपनी के वाहनों की कमी आती है तो दूसरी गाड़ियों को भी इसके लिए लगाया जाएगा। वहीं एयर लिक्विड कंपनी से आवंटित की गई 15 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन को लाने के लिए प्रशासन द्वारा टैंकर्स की व्यवस्था रहेगी। ये टैंकर पानीपत से ऑक्सीजन लेकर गुरुग्राम के 3 गैस रिफिल स्टेशन तक पहुंचेंगे। इनमें मानेसर स्थित स्टार गैसेज और मैक्सकेयर के साथ सेक्टर 16 स्थित JK इंडस्ट्रीज के गैस रिफिलिंग स्टेशन शामिल हैं। इन रिफिलिंग स्टेशन से उन अस्पतालों में सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन का वितरण होगा जिनमें ऑक्सीजन टैंक नहीं है। इन स्टेशन से व्यक्तिगत वितरण की व्यवस्था भी रहेगी। खबर कैथल से है। देश प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कैथल में 323 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कैथल में लगातार कोरोना संक्रमण अपने पांव फैला रहा है। देश व प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण का ग्राफ एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो देश के लिए एक भयावह स्थिति साबित हो रही है। कैथल में भी आज एक साथ 323 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसे एक्टिव केसों की संख्या 992 जा पहुंची है। वहीं 104 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आज भी 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि हरियाणा में सभी जिलों में धारा 144 लगाई हुई है, बावजूद इसके लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और नेग्लिजेंसी चल रही है, जिस कारण लगातार संक्रमण के मामले जिले भर में बढ़ते जा रहे हैं। कैथल जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, परंतु लोग इसके बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। अगर संक्रमण से बचना है तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करना होगा और दूरी व मास्क व लगातार हाथ धोने होंगे, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज़। कोरोना से जूझ रहे मरीज और उनके परिजन सही जानकारी के अभाव में दर दर भटकने को मजबूर हैं। ऐसे में सामाजिक संस्था ने जिला स्तरीय कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन का संचालन नूंह जिले में भी किया जा रहा है। संस्था के द्वारा इस हेल्पलाइन के माध्यम से
जिले में कोरोना मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल, जांच केंद्र, दवाइयों की उपलब्धता जैसी जानकारी प्रदान की जा रही है और इससे संबंधित उचित परामर्श भी दिया जा रहा है। एक्शन एड इंडिया ने मेवात कारवां के साथ मिलकर एक हेल्पलाइन नंबर का दिया है कि जो कोई भी कोरोना से पीड़ित किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान हो, इन हेल्पलाइन नंबरों पे वो बातचीत कर सकते हैं और उस बातचीत के आधार पर उनकी मदद पूरे एनसीआर में कहीं भी की जा सकती है। मेवात कारवां के साथ ही पिछले साल भी सरकार को हमने 100 लोगों का नाम दिया था जो सरकार के साथ सहायता के लिए तैयार थे, और इस बार पूरा एक्शन एड और मेवात कारवां अपने हेल्प नंबर के साथ साथ अपने द्वारा किए जा रहे सहायता के साथ साथ सरकार के साथ मिल करके हर पीड़ित की, हर ज़रूरतमंद की सहायता करने के लिए तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को सबसे पहले भाजपा के कार्यालयों को कोविड अस्पताल में तब्दील करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को मंदिर से ज्यादा अस्पताल की जरूरत है। दरअसल राकेश टिकैत भिवानी के प्रेमनगर पहुंचे थे, जहां मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर काफी दिनों से धरना चल रहा है। कमेटी की तरफ से ही किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। राकेश जी, आंदोलन कितना लंबा चलने वाला है? आंदोलन तो अभी चल रहा है, इसका क्या पता, हम क्या कोई ज्योतिषी हैं कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा। जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, जब तक ये चलेगा। 11 दौर की बात हाँ होगी। अभी क्या गिनती खत्म होगी देश में। 350 बार तो टिकैत साहब जेल गए, अभी तो उतनी दौर की तो वार्ता हुई थी। तिलाना टोल पर आपने कहा था कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। नहीं, हम तो आगे भी कह रहे हैं भाई, ये सरकार 5 साल चला सकते हैं तो आंदोलन भी 5 साल चला सकते हैं हम। कोविड मानते हैं कि कोविड है कि नहीं है? कोविड बीमारी है, इसका नाम कुछ भी ले, तो ये सब कोविड के हैं डराने के लिए, हम ही सब तेज बुखार के हैं, इसका इलाज करवा लेना चाहिए तुरंत ही। लेकिन जिस तरह से मौतें हो रही हैं, पूरे देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, खासतौर पर इस इलाके में, भाई वो तो सरकार फेलियर है, वो हॉस्पिटल नहीं है, भर गए, हॉस्पिटल में फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो सरकार उसको गाइडलाइन तो सरकार की चले। आपने अभी कहा था कि मंदिर बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, इनको हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर देना चाहिए। नए हैं, बहुत बढ़िया है, और 10-10, 15-15, 20-20 रूम बन रहे हैं, 2-2 डॉक्टर बैठाओ जो कोविड के ही हैं, तो इनको सबसे पहले अपने जो बीके इसके कार्यालय है इनके बीजेपी के, इनको दे देना चाहिए। अभी आपने कहा था कि मंदिर की बजाय पहले हॉस्पिटल बनाए जाए। बिल्कुल, मंदिर का के बजाय अभी रोक है और वो बना जाए, और मंदिर तो चलता रहेगा, उसके तो वो ही है, उस पर क्या ज़्यादा खर्चा हो रहा। एम्स का निर्माण जरूरी है। बहरहाल आपने अपील भी की थी कि ग्राम लेवल पर कमेटियां बनाई जानी चाहिए। कमेटी बने दृष्टि से ये है कि एम्स के लिए चंदा इकट्ठा होगा तो वो भी हम देंगे। हम तो चंदे की भी तो शुरुआत कर रहे हैं ना, कि एम्स अगर बनते हो तो चंदा इकट्ठा करवा दो, और ये है इसकी शुरुआत करवाओ। ये जो है हॉस्पिटल का है, इसकी नींव रखी हुई है, जमीन दे रखी, और चंदा जो कुछ आता हो दे देंगे, यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। पहले प्लांटेशन की आपने बात कही थी, उसके बाद एम्स के लिए अभी चंदे की बात कही है, तो किन मायनों में लिया जाए कि आंदोलन के साथ साथ इस तरह के नहीं, क्यों नहीं हो सकते? आंदोलन भी चल रहा है भाई, हम आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठा करें तो एम्स के लिए भी कर देंगे, मेडिकल कॉलेज के लिए भी कर देंगे। सरकार शुरुआत तो करे, बताओ तो जनता को ये चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरत आजकल मेडिकल फैसिलिटी की है, और तुरंत उसके निर्माण कर देना चाहिए। और बहुत दानदाता है, वे भी उसमें आ जाएंगे। बढ़िया स्ट्रक्चर बनाओ और शुरुआत करो। किसानों से क्या अपील आपकी? किसानों से अपील ये है कि कोरोना काल में अपना भाई ध्यान रखे, और आंदोलन का भी ध्यान रखे, बीमारी जो है उसका भी ध्यान रखे। अभी आमंत्रित किया गया आप लोगों के द्वारा कि आंदोलन में भी अब आए, क्योंकि भीड़ कोई कम हुई थी फसल कटाई की वजह से। फसल कट के ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वहाँ पे आते जाते रहे, ज़्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। अपने घर का काम भी रखें, अपने घरों में भी रहें, और वहाँ पे भी लोग रहें। वहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ तो ना करें, लेकिन जरूरत के हिसाब से रहे वहाँ पे भी। जाहिर तौर पर राकेश टिकैत जी का साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन तो जारी रहेगा, वक्त भले ही कितना ही लगे, आंदोलन जारी रहेगा। ये भी कहा गया है कि आंदोलन का स्वरूप अब लगातार तय है, कि किसी भी तरह से किसान पीछे हटने वाले नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।